नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में आज का विषय है ILD यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फेफड़ों की एक ऐसी गंभीर बीमारी जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। ये बीमारी धीरे धीरे सांस लेने की क्षमता को कम कर देती है और अगर समय रहते इसका निदान और इलाज न हो तो ये जीवन के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम इस बीमारी के विषय में जानें और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जागरूक हो। तो आज हम जानेंगे कि ILD क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या हो सकते हैं, निदान और उपचार के विकल्प क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ILD से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के कुछ जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर, जो अपने अनुभव और ज्ञान से हमें इस बीमारी के बारे में और भी गहराई से समझाएंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि हम इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले विशेषज्ञों से, मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा मौजूद हैं, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। और साथ ही साथ डॉक्टर शिप्रा आनंद मौजूद है हमारे साथ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली से। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स जो है वो ऑन हो चुके हैं, खुल चुके हैं। लाइनें, हमारी फ़ोन लाइनें खुली हुई हैं। आप फ़ोन नंबर नोट कर लें और आप के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। डॉक्टर से अपने जो जहन में अगर कोई प्रश्न होता है तो उसका जवाब ले सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031 और दूसरा नंबर है 230-97670, यानी कि दिल्ली का कोड 011 इसके आगे लगाएंगे। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और इस विषय को समझने की। सबसे पहले डॉक्टर हड्डा आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ILD है क्या, कैसे इस स्थिति को समझें और कितना गंभीर ये रोग है, और ये भी साथ साथ समझना चाहेंगे कि भारत में इसके प्रसार को कैसे समझें। देखिए निखिल जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पर मुझे नहीं लगता कि हम बताएं कैसे मरीजों को, कैसे समझाएं कि जी बिल्कुल आसान शब्दों में थोड़ा लंग डिजीज होता क्या है जी। तो देखिए, आमतौर पे या मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो सांस संबंधित बीमारियां होती हैं, जो कुछ तो सांस की नलियों से संबंधित होती हैं, जैसे कि COPD है और अस्थमा है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे निमोनिया है। तो इनके बारे में तो जनसाधारण को अच्छी तरह से पता होता है जी। ILD एक थोड़ा सा डिफरेंट डिजीज़ है। वो सांस की नलियों को भी अफेक्ट नहीं करता, पर उसके आसपास एक इंटरस्टिशियम होता है। ये समझिए कि हमारे जो लंग्स हैं वो छोटे छोटे बबल्स होते हैं। सारे बबल्स आसपास में इकट्ठे होते हैं और बबल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। तो दो बबल्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। जब ये इंटरस्टिशियम थिक हो जाता है तो ये समझिए कि वो थिकनेस जो होती है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज को हैम्पर करती है या उसमें दिक्कत करती है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में बेसिकली जो दो बलून्स हैं या दो बबल्स हैं, उनके बीच के जो वाल है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वो थिक हो जाती है। और इसके थिक होने से होता क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन है जो हम सांस में लेते हैं, फेफड़ों में जाती है, जाके उस लास्ट बबल में जाती है, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, और वहाँ से वो ऑक्सीजन फिर डिफ्यूज होके ब्लड में जाती है। पर जब ये इंटरस्टिशियम थिक हो जाता है तो ऑक्सीजन जो हमारे सांस में है वो ब्लड में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब मरीज़ कैसे समझे कि उसको ILD है? देखिए, जो सांस की बीमारियों का एक ही प्रॉब्लम है कि सब में जो एक दो ही सिम्टम जो सबको होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, छाती में थोड़ा टाइटनेस लगना। तो सेम चीज़ें ILD में भी होती हैं। पर यूजुअल जो ILD का जो मुख्य जो लक्षण है वो है सांस फूलना, जो धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम के साथ में। और कुछ मरीजों में सूखी खांसी भी आती है। तो अगर किसी मरीज़ को सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे कुछ बढ़ रही है, सूखी खांसी है, स्पेशली कुछ महीनों तक, तो उस केस में हो सकता है उसको ILD हो। तो ऐसे केसेस को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हम आराम से उनसे बात करके थोड़ा सा उनका
एग्जामिनेशन करके हम बता पाते हैं कि ये ILD है या सांस की कोई और बीमारी है जो ILD की तरह से प्रेजेंट कर रही है। जी बिल्कुल, तो आपने जो लक्षण बताए हैं इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा प्रश्न दरअसल जो आपने एक तरह से दर्शकों के मन में भी रेज किया और वो बहुत ज़्यादा है कि क्या जो दूसरी बीमारियां फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रोहित आपसे समझना चाहेंगे, जैसे तमाम सारे और कुछ ईमेल्स भी आ रहे हैं कि क्या दमा, अस्थमा और ILD सेम है, क्या टीबी का ही एक बढ़ा हुआ रूप है, कैसे इसको समझना चाहिए? दरअसल दर्शकों को बताइए कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो जैसे विजय सर ने बताया अभी सबको कि ILD इंटरस्टिशियम की एक सूजन या वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। दमा एक बहुत ही अलग बीमारी है, वो है कि सांस की नली में सूजन है, जो बाकी मतलब अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बीमारियों के लक्षण कई बार सिमिलर होते हैं। एंड इसी की वजह से ये बहुत कॉमन होता है कि मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि कई बार ILD पेशेंट्स को एस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है 2-3 महीने, फिर बाद में पता चलता है कि वो ILD निकला। तो इसके लक्षण जैसे सर ने कहा कि बहुत सिमिलर है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन करोगे और कुछ और टेस्ट कर पाए, PFT कर पाए, CT कर पाए, तो आप ILD को डेफिनेटली डायग्नोज कर सकते हैं। ये एक बहुत अलग बीमारी है, इसके लक्षण मैं मानता हूँ थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन इलाज में बहुत फ़र्क है, इसके प्रोग्नोसिस में बहुत फ़र्क है, एंड इसलिए इस बीमारी को टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जी, ये जो बात आपने कही कि इस बीमारी को टाइम पर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में कम से कम जब इस तरह के कोई भी लक्षण आपको आते हैं, जिन लक्षणों की हम थोड़ी और अभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे दर्शकों, लेकिन इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो जैसा कि अभी डॉक्टर रोहित ने कहा कि 2-4 महीने तो खाली दूसरे तरह के इलाज में और दूसरी चीज़ों में गुजर जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, कम से कम समय पर इसका इलाज कराएं। डॉक्टर शिप्रा, अगर हम इसके कारणों की बात करें तो क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं ILD के? और ऐसा भी कहा जाता है, बहुत लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या अधिकांश मामलों में कोई कारण नहीं होता, उसका पता नहीं चलता, क्या ऐसा है? अधिकांश मामलों में कारण का एक्चुअली पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कारण है और कुछ बीमारियों में कारण नहीं है। मैक्सिमम जो होते हैं उसमें कारण नहीं है, जो मोर देन 70 एज वाले पेशेंट्स को होते हैं, इसमें कारण का पता नहीं चलता है। अल्टीमेटली वो पेशेंट लंग फाइब्रोसिस में हो जाती है उन मरीज़ों को, और कुछ ऐसे ILDs हैं जिसमें कारण का पता होता है, जैसे सार्कोइडोसिस की बीमारी हो गई, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए हैं जिसमें लंग फाइब्रोसिस होता है, कुछ दवाइयों की वजह से होता है, रेडिएशन थेरेपीज़ की वजह से होता है, और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, मोल्ड्स हो गए, फंगाई हो गए, तो उनकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं फेफड़ों के अंदर, जिसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो सकती है। लेकिन अगर इनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, पहले इसकी जानकारी मरीज़ को हो जाए, जो डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स के साथ जाए कि जो उसको परेशानी, जैसे सूखी खांसी हो रही है, सांस फूलना हो रहा है, तो वहाँ पर इसकी जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है, इसका इलाज भी हो सकता है, इससे पहले इसमें प्रोग्रेशन हो और लंग फाइब्रोसिस हो जाए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई साइन है, जैसे सूखी खांसी हो गया, छाती में दर्द हो गया, तो मरीज़ फटाफट अपने डॉक्टर को जा करके दिखाए और इसका इलाज कराए। जी, तो जैसा कि आपने कहा, बल्कि आप तीनों लोगों ने कहा कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी बीमारियों से, इससे जुड़ी हुई, जो फेफड़ों से जुड़ी हुई या दूसरी बीमारियां, उनसे मिमिक करते हैं। तो इनको लक्षणों की बात करें डॉक्टर हड्डा, तो अगर क्या कोई अलार्मिंग साइंस हैं जिससे ये समझा जा सके कि ये ILD है या फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों के जो लक्षण हैं, उसके बारे में आप विस्तार से तो बताएं ही, साथ ही ये भी समझना चाहिए कि डॉक्टर के पास कब जाएं, कैसे समझें इसके विषय में। देखिए निखिल, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, लक्षण तो सब में वही है, सांस फूलना, सूखी खांसी आना। अच्छा, लेकिन जैसे जो ILD है ना, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बीमारी नहीं है। उसके हम जो अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बोलते हैं कम से कम 200 तरह के ILD हैं जी। फिर भी मुख्य तौर पे बोलें तो जो आम तौर पे जो हम डॉक्टर्स हैं, करीबन 10 तरह के ILD डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। अच्छा। उनमें से कुछ ऐसे वाले ILD हैं जिनको मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा जी। जैसे कुछ ILD हैं जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं, जो लोग काम करते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो पत्थर काटने का जो काम करते हैं, जो जिनको हम स्टोन क्रशिंग बोलते हैं, वो लोगों में डस्ट एक्सपोजर होता रहता है कंटिन्यूसली जी। तो उनमें अगर आप खांसी आना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया, तो उनको जल्दी से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
ताकि उनको टाइमली हम इंटरवीन करके, मतलब उनका हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन लो या अपना काम ही चेंज कर दो, तो उसमें काफ़ी हद तक हम मरीज को बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कुछ और भी ऐसे बहुत सारे जो काम धंधे हैं जिसमें ऐसे वाले सिम्टम होते हैं। तो इन वालों को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप अगर किसी ऐसे वाले एक्सपोजर वाले काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सांस फूलना शुरू हो गया, सूखी खांसी आ रही है, तो जल्दी से डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। दूसरा जो ग्रुप है जो हम बोलते हैं जो गठिया बाव जैसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है जिसमें चमड़ी टाइट हो जाती है, मुंह नहीं खुलता है, तो उसमें भी आईएलडी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसे गठिया बाव है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है पब्लिक में, और इनमें आईएलडी होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो उसमें फिर से मैं यही कहूँगा कि जैसे ही आपको सूखी खांसी या सांस फूलने की दिक्कत है, और कुछ हद तक तो अगर दिक्कत नहीं है तो भी इन मरीजों को टाइमली डॉक्टर से जाके स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, कहीं उनको साथ में आईएलडी तो नहीं है। क्योंकि अगर टाइमली हमने पहचान लिया तो हम उनका इलाज टाइम से शुरू करके तो उसका जो स्पीड बढ़ने की या कुछ केसेस में हम उनको रोक भी सकते हैं। तो आई थिंक ये 2-3 ग्रुप हैं जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो सकती है, तो अगर हमें पता लग जाता है कि ये दवाई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कर सकती है, लंग फाइब्रोसिस कर सकती है, तो उसको अगर हम बंद कर दें टाइम से तो उससे भी लंग फाइब्रोसिस को रोका जा सकता है। इसी तरह से देखो आजकल जो कैंसर जो है हमने काफ़ी हद तक उस पर निदान पा लिया है, बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे दिनों तक उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा जो एस्पेक्ट ये है कि जो दवाइयाँ हैं या इलाज है उसका लंग्स पे इफेक्ट आता है। जैसे कुछ ड्रग हैं जो लंग फाइब्रोसिस करती हैं, जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो उससे भी लंग फाइब्रोसिस हो सकती है। तो उन केसेस में फिर से मैं यही कहूँगा, अगर कोई सांस संबंधित बीमारी है तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। तो उनका अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बाकी जो आईएलडी हैं जो हम ये बोल रहे हैं जिनका कुछ कारण पता नहीं होता, उनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मैं यही कहूँगा अगर हम टाइम से उनको डायग्नोस बना लें और टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करें तो उनका प्रोग्रेशन रोकेंगे तो जो होता है जैसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना या रेस्पिरेटरी फेलियर का डेवलप होना, उसको हम काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। जी, जब कारणों की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, जैसा कि डॉक्टर विजय हड्डा ने बताया, डॉक्टर रोहित अभी कहा कि स्टोन क्रशर्स में जो काम करते हैं, पत्थर काटने वाले, यहाँ पे जहाँ पे उसके कण उड़ते होंगे वो शायद इनहेल करते हैं और उससे दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत तो पर्यावरण का जो प्रदूषण है उससे भी है, डस्ट है, इन चीज़ों से भी हो सकता है। और ख़ासतौर पर मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या ये भी एक खतरा बढ़ाता है इसका? हाँ, तो जो जैसा बताया गया है, सिलिका डस्ट के एक्सपोजर से वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ से क्लियर आउट नहीं हो पाता और वहीं पे वो फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस कराता है। जी, ऐसा ही वातावरण में कोई भी प्रदूषण होगा या कोई केमिकल होगा तो हम ऑक्यूपेशंस में इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशंस में जो लेवल ऑफ एक्सपोजर, जो डस्ट एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप और मैं उतना डस्ट नहीं कर देंगे, थोड़ा बहुत धूल उड़ रही होगी तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो उन ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं वो तो डे मतलब हर रोज़ उतना एक्सपोज होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। आपकी बात कुछ हद तक सही है कि हम लोग भी जो वातावरण में जो डस्ट, स्मोक ये सब है, ये हमारे लंग्स में जाके कुछ तो दुष्प्रभाव करेगा। एक ये चीज़ है कि आईएलडी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्या पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है या हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बढ़ रहा है, ये एक शोध का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इस पर कंफर्म कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हमें अपना हवा तो साफ़ रखनी चाहिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो ये भी जानना समझना ज़रूरी है कि जो प्रोफेशन उससे जुड़े हुए हैं उससे कम अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर ज़रूर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर शिप्रा, जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, जांच कैसे हो इसकी? क्या सीटी स्कैन से सिंपल जांच हो सकती है? इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकते हैं? कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहले जो जांच होती है पेशेंट की, हम तो पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग होता है, जो कि बहुत बेसिक जांचें होती है। जांचें क्या, जो डॉक्टर और पेशेंट इंटरेक्शन है उसी से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हमें क्या टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का एडवाइस करनी है। जैसे सर ने बोला कि पेशेंट को सिम्टम्स होंगे ब्रेथलेसनेस के, सांस फूलती होगी मरीज़ की, सूखी खांसी होगी, छाती में दर्द होगा और कमज़ोरी महसूस होगी या पैरों में सूजन होगी। इस तरह के मरीज़ों को आप ये तो सबसे पहले जान पाएंगे कि ठीक है हमें इनको क्या क्या एडवाइस करना है। जैसे सबसे पहले चेस्ट एक्सरे हम एडवाइस करते हैं, एक बेसिक जांच है जो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम एडवाइस करते हैं। अगर हमें चेस्ट एक्सरे पे लगता है कि
ILD के चेंजेस आ रहे हैं जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से बता सकता है, तो हम CT स्कैन के लिए जाते हैं, HRCT चेस्ट कराते हैं हम। इसके बाद अगर पेशेंट को कुछ रिलेटेड जैसे नोन कॉज है कोई, अगर पेशेंट को एक्सरे या CT स्कैन में हमें कुछ मेडिसिनल लिम्फ नोड्स वगैरह मिल रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली जांच वगैरह बताते हैं। खून की जांचों में जैसे कोलाजन प्रोफाइल्स हम करा लेते हैं पेशेंट का, और एक स्पायरोमेट्री की जांच होती है, सांस की जांच होती है, और DLCO की जांच होती है जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं लेटर ऑन टू कंफर्म अ डायग्नोसिस। इन सब डायग्नोसिस के बाद, कुछ सपोर्टिव डायग्नोसिस के बाद हम पेशेंट को ILD लेबल कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जी 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 तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में और भी बात करेंगे कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। ILD पर हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ILD से कैसे बचा जा सकता है और उसका निदान या इलाज, मैनेजमेंट कैसे होता है। बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD के बारे में। देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हड्डा, आप कुछ कारणों में कुछ और ऐड करना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से। जी देखिए, कुछ चीज़ें मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल दिखती हैं। जैसे कि हम लोगों में एक बहुत ही इंडियंस में होता है कि हम दूसरों को खाना खिलाएं, तो उनमें से बर्ड फीडिंग, जो हम कबूतर को दाना डाल के आते हैं, वो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है उसको खिलाने के बाद में। लेकिन जो उसमें एक मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ ILDs हैं जिनको हम हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, तो वो बर्ड के एक्सपोजर से होती है। जो बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, जो पंख होते हैं, और उनकी जो ड्रॉपिंग, जो बीट करते हैं, जो पोटी करते हैं, उसमें कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जिसको अगर हम इनहेल करें, जो हमारे सांस के अंदर चले जाएं, तो वो रिएक्शन करते हैं बॉडी में और उसकी वजह से ILD हो सकता है। तो ये देखने में बहुत ही सिंपल लगता है कि नहीं मैं तो क्या कर रहा हूँ भाई, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कबूतर को दाना डाल रहा हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है। ऐसे ही जो घर की जो औरतें होती हैं या कई बार आदमी भी जो हैं, हम अपने शौक होते हैं कि हम घर में गार्डन बनाएंगे, गार्डनिंग कर रहे होते हैं, उसमें तरह तरह के पौधे होते हैं, हम रखते हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं और रखना भी चाहिए क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ लोगों में उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि उसके जो एंटीजन है जो बॉडी में जैसे इनहेल किया और उसके बाद में अंदर जाके वो ऐसी रिएक्शन इनिशिएट करते हैं अपने बॉडी में कि लोगों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकता है। और स्पेशली इसमें कुछ जो मैं बोलूँगा कि जो सफाई करते हैं, जैसे बाहर हमने देखा होगा कि कई बार कॉरिडोर में या जो हमारे कूलर्स होते हैं या AC होते हैं, उसके ऊपर कबूतर आते हैं, बैठते हैं, पोटी करके चले जाते हैं, और जब हम उनको साफ़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है।
तो आप क्लोजली आप झाड़ू से साफ कर रहे होगे तो इतनी सारी धूल उड़ रही होगी, तो वो सीधा सीधा हमारे सांस में जाता है। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ जो है वो मेरे को लगता है कि अगर आप कर रही हैं तो कुछ प्रोटेक्शन के साथ करिए, और हो सके तो उसमें आप गीले कपड़े से कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा जो कण कम उड़ेंगे और कम चांस है कि हमारे श्वास नलिका में जाके रिएक्शन करेगा। तो आई थिंक ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका भी ध्यान रखेंगे तो हम कुछ ILDs को अवॉइड भी कर सकते हैं। जी, ये छोटी बात है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं कि छोटी लेकिन बड़ी बात है। और ख़ासतौर पर हम देखते हैं अक्सर कि कबूतरों को दाना खिलाते हैं, और कबूतरों का बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हम लोग के साथ में आसपास घरों में बैठे रहते हैं, बीट करते हैं, और ऐसे में उनकी साफ़ सफाई भी की जाती है। कितना ख्याल रखें इसका, कैसे उससे बच के रहें, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस विषय में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रोहित, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कैसे इलाज इसका चलता है, एक बार वंस यू आइडेंटिफाई कि ये बीमारी है, और दूसरी बात ये भी उसी में समझना चाहेंगे कि क्या इससे कुछ स्टेजेस हैं, कैसे इसको समझा जाए बीमारी? सबसे पहले जब हम डायग्नोस करते हैं, दूसरी चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि ILD तो है बट किस कारण है। अगर आपको कारण पता चल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब फिर सिंपल होता है कि आप कारण का इलाज करिए, ILD का भी इलाज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे बात हुई कि धुएँ की वजह से हो रहा है, तो अगर वो एक्सपोजर रोक दिया जाए, ILD का प्रोग्रेशन जो होता है वो हम काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। तो नोइंग द कॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड ILD है, CTD ILD है, तो उसमें ट्रीटिंग दी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, जो उनका मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, गठिया बाई की बीमारी थी, तो उसका अगर हम इलाज करेंगे तो उसी से ही ILD का भी इलाज होगा। कई बार क्या होता है कि हमें कारण नहीं पता, जो हमने बात की थी इडियोपैथिक ILD, जिसमें हमें कारण नहीं पता, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि मतलब उसमें फाइब्रोसिस जो हो रहा है, उस फाइब्रोसिस को रोकने के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं। फिर जैसे आपने बात की कि किस स्टेज पे पेशेंट है, मान लीजिए कि पेशेंट इतना प्रोग्रेस कर गया है कि उनको सांस लेने में दिक्कत है, उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो फिर उनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी देना पड़ता है, घर पे ऑक्सीजन की प्रबंध करना पड़ता है। आगे जाके लंग ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, हमें ये पहले पता करना है क्या कारण है, उस कारण को दूर करना है। अगर सूजन हो रही है तो सूजन के लिए हमारे पास सूजन कम करने के लिए दवाइयाँ हैं, स्टीरॉयड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ हैं। अगर बहुत फाइब्रोसिस है तो वो फाइब्रोसिस की रोकथाम के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो हमारे पास दवाइयाँ हैं ये फाइब्रोसिस को रोक सकती हैं, रिवर्स कोई दवाई नहीं कर सकती। तो जो डैमेज हो गया उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ फेफड़ा है उसको हम बचा ज़रूर सकते हैं दवाइयों से कुछ हद तक। एंड फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, रिहैब एंड अल्टीमेटली लंग ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। अच्छा, डॉक्टर शिप्रा, क्या कुछ स्टेजेस भी इसकी, और कुछ लोग पूछ रहे हैं, हालांकि अभी डॉक्टर रोहित ने कहा कि रिवर्सल के चांसेस इसमें नहीं है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो जो तमाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या जो दूसरे तरीके हैं, थेरेपीज़ जिस पर अभी और बात करेंगे इलाज के पे, उस पर क्या उसके ज़रिए किसी तरह से रिवर्सल के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। अगर शुरुआती में हमने बीमारी का पता लगा लिया, जैसे हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस की हम अभी बात कर रहे थे, अक्यूट हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस, जैसे सर ने बताया है कि ये पिजन एक्सपोजर से होता है, ड्रॉपिंग्स वगैरह की वजह से होता है। अगर इनिशियली पेशेंट को सिम्टम्स आए हैं और पेशेंट उसको इग्नोर ना करे, जैसे फीवर हो गया, उसके अंदर सांस फूलना हो गया पेशेंट को, चेस्ट पेन हो गया, कॉफिंग हो गई, अगर पेशेंट इन सब सिम्टम्स को, और उसकी हिस्ट्री हो गई ऐसे रिलेटेड कि पिजन्स को दाना डाल रहा है, उसकी ड्रॉपिंग्स को क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है उसकी, तो इसमें वो जाके डॉक्टर का एडवाइस एक बार ले। और इनिशियली अगर इसके लिए उसने ट्रीटमेंट ले लिया, जैसे जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसके लिए उसने स्टार्टिंग में ही ले लिया, शुरुआती में ही ले लिया, तो उसके लंग में इतना डैमेज नहीं होगा, हो सकता है वहीं पे वो रुक जाए। और अगर एक्सपोजर उसने अपना बंद कर दिया, पिजन ड्रॉपिंग है, जो भी कॉज है उसके ILD का, उसके एक्सपोजर उसने वहीं रोक दिया, तो शायद हो सकता है ये रिवर्सिबल हो जाए। लेकिन अगर ये लगातार लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा भी एक्सपोजर अगर पेशेंट का होता रहा तो अल्टीमेटली लंग फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल, जो कि वापस नहीं हो सकता, ऐसी स्टेज तक आ सकता है, जिसमें दवाइयाँ भी इनफैक्ट स्लो कर देंगी प्रोग्रेशन को, लेकिन उसको ठीक नहीं करेंगी। और अगर ये कंटिन्यू रहा और पेशेंट ने कोई परामर्श नहीं लिया डॉक्टर का, तो वहाँ पे लास्ट स्टेज में पेशेंट को ऑक्सीजन डिपेंडेंट होना पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें कि ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। एक्सचेंज में बेसिकली प्रॉब्लम आता है दोनों का, कि ऑक्सीजन शरीर में आ जाता नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता नहीं खून से।
तो इसमें पेशेंट को रिटेंशन होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर में बढ़ने लगेगा, अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगा और हार्ट पे भी लोड पड़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर पे सूजन आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल जब बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं मरीज़ को, तभी वो डॉक्टर से परामर्श लेके अपनी जाँचें करा के अपनी डायग्नोसिस कन्फर्म करा के इलाज शुरू करें। जी, तो अर्ली डिटेक्शन के बारे में डॉक्टर हड्डा आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, जो आपने एक सवाल पूछा था बीच में स्टेज कौन सा है, और ये बहुत बार होता है कि जो मरीज हमारे पास आता है ओपीडी में, तो क्योंकि उनको कैंसर का ज़्यादा पता होता है ज़्यादातर मरीजों को, तो कैंसर में जैसे हम बोलते हैं तो उनको सबसे पहले ही जानना होता है स्टेज कौन सा है। जी, ILD में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे स्टेजिंग सिस्टम नहीं है, पर हम ब्रॉडली जो हमारे जो टेस्ट करके जो PFT जैसे हम करते हैं जिसमें सांस की कैपेसिटी देखते हैं और CT स्कैन, इन दो के बेसिस पे ये बता पाते हैं कि अर्ली ILD है कि एडवांस ILD है। अच्छा, और ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सारे मरीजों को हम ट्रीटमेंट देते ही हैं। कई बार जो अर्ली ILD होता है उसको हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं कि देखो आपको ILD की शुरुआत है और अभी हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट ना दे, हो सकता है ये प्रोग्रेस करे, हो सकता है आगे प्रोग्रेस ना करे, क्योंकि कुछ ILD ऐसे होते हैं जो एक बार शुरू हुए वहीं के भी रुक जाते हैं। अच्छा, कुछ ILD ऐसे होते हैं बाई नेचर कि वो टाइम के साथ प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे। तो जो हमें एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम बता सकते हैं कि ये वाला ILD है, प्रोग्रेस करने का ज़्यादा चांस है, इसके नहीं है। दूसरा ये कि जो ILD यूजुअली जो प्रोग्रेस करते हैं वो स्लोली करते हैं। ILD कभी ऐसे नहीं होता कि आज 10% इन्वॉल्व है तो कल 20 हो जाएगा, परसों 30 हो जाएगा। ज़्यादातर ILD में तो हम आराम से, हमारे पास टाइम होता है ये देखने का कि ILD किस तरह बिहेव करता है, तो 3 से 6 महीने में हम पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं और फिर उसमें देख के कि जो उनका PFT है जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसमें देखते हैं कि कितना डिक्लाइन हो रहा है या कितना कम हो रहा है। फिर हम अपने आप को समझाते हैं या मरीज़ को समझाते हैं कि आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है या नहीं है। ये स्टेजिंग वाला प्रॉब्लम ये है कि कोई ILD जैसे हम बार बार बोल रहे हैं एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल। कुछ जैसे सार्कोइडोसिस है उसमें स्टेजिंग ईजी है, स्टेज 1 2 3 4 में डिवाइड होता है, पर जो बाकी जो वाले ILD हैं उसमें स्टेजिंग नहीं होता है। ठीक, तो मैं मरीजों को मतलब आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ILD का डायग्नोसिस बन गया तो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ILD ऐसे भी हैं कि आपको डायग्नोसिस हुआ और हो सकता है कि आपको कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आप ऐसे ही रहेंगे। जी, और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश कुमार, जो कि मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हमें बलगम आता रहता है 24 घंटे जीभ के ऊपर, खांसी बिल्कुल नहीं है, बलगम आता है। क्या उम्र है आपकी? 78 वर्ष के हैं। डॉक्टर रोहित, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आई एम सॉरी, मुझे क्लियरली सुन नहीं पाया। इन्होंने कहा कि खांसी आती है और बलगम बनता है। अगर काफ़ी टाइम से खांसी आ रही है उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है, बट बलगम बनना एयरवे डिजीज़ का भी सिम्टम हो सकता है और एक पैरेन्काइमल डिजीज़ का भी सिम्टम हो सकता है। मैं तो इनको यही, अगर 2 हफ्ते से अधिक खांसी है पहले तो अपना TB का ज़रूर जांच करवा ले, बलगम की जांच करवा ले और साथ ही एक एक्सरे ज़रूर करवा ले, एंड बाकी डॉक्टर से परामर्श करके ही इनको गाइड कर पाएंगे कि आगे का क्या ट्रीटमेंट रहेगा इसमें। जी बिल्कुल, तो कुछ मिथ्स पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम या जिसको कहते हैं कि बहुत सारे मिथक इन बीमारियों से जुड़े हुए रहते हैं। तो कुछ मिथ्स की बात करें डॉक्टर विजय हड्डा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये ILD केवल बुजुर्गों को प्रभावित करता है, क्या तथ्य है सही इसमें? जी देखिए, बिल्कुल 100% मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिफरेंट ILD डिफरेंट ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस की बात करें तो यूजुअली यंग्स में भी होता है, जो बिल्कुल जवान होते हैं। इवन हमने देखा है कि 18-20 साल के लड़के लड़कियां वो आते हैं। ऑक्यूपेशनल वाले भी ऐसे ही हैं, पर कुछ ILD हैं जो सिर्फ ओल्ड एज में होते हैं, जैसे कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF, जो सबसे ज़्यादा कॉमन ILD बोलते हैं, जिसका कारण नहीं पता उनमें से। तो ये मतलब ऐसे नहीं है कि कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक है, पर एज के हिसाब से हम ये ज़रूर सोचते हैं कि इस एज में अगर शुरू हुआ है तो कौन सा ILD होने का ज़्यादा चांस है। जैसे कि IPF है या NSIP है, जो ILD जिनका कारण नहीं पता होता है वो ज़्यादातर ओल्ड एज में होते हैं, 50+ वालों में। जिनका कारण पता होता है यूजुअली वो यंग एज में होते हैं। इवन हमने जो छोटे बच्चों में भी ILD देखे हैं, ऑल्दो हम लोग सारे के सारे ऐसे वाले हैं जो बच्चों को नहीं देखते, लेकिन जो हमारे
जो कलीग्स हैं एम्स में, उनसे हमारी बात होती रहती है, तो इवन जो 5-6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनमें भी ILD हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ILD सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, ये किसी भी एज में हो सकती है। जी जी। एक और मिथ है डॉक्टर रोहित कुमार, जिसको लेकर के भी जानना ज़रूरी है कि केवल धूम्रपान करने वालों को ILD होता है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो धूम्रपान करेगा उसी को ILD हो। ILD किसी को भी हो सकता है। जैसे बताया गया, उसके कई कारण हैं, कई प्रकार हैं। कुछ ILDs होते हैं जो स्मोकर्स में होते हैं, ये इतना सच है। लेकिन ये नहीं कि सारा ILD सिर्फ स्मोकर्स में होते हैं, और ये नहीं कि स्मोकिंग नहीं, अगर कोई स्मोक नहीं कर रहा तो उसको ILD नहीं हो सकता। तो ILD किसी को भी हो सकता है, जिस बीमारी का ये ख्याल रखना होता है। जी। डॉक्टर शिप्रा, एक और मिथ जिसकी बात कर ले हम लोग, कि ये ILD एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है, बहुत ही गलत बात है। ये बिल्कुल नहीं फैलती एक दूसरे से, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, कभी कभी ये जेनेटिकली देखी जाती है कि किसी फैमिली में भाई बहन को है तो किसी भाई को है तो बहन को भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फैमिली में कई बार ये रन करती है, जैसे सार्कोइडोसिस हो गया, कुछ केसेस में देखा है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये मिथ, बिल्कुल मिथ है कि ऐसा ये कम्युनिकेबल है, फैलेगी एक दूसरे को छूने से या खांसी करने से फैलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मिथ ही है, बस और कुछ नहीं है। जी। तो तमाम सारे इससे जुड़े हुए जो मिथक हैं, भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, उसको भी जानने समझने की ज़रूरत है और जागरूकता की ज़रूरत है। अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं डॉक्टर शिप्रा आपके साथ ही, तो जब हम इलाज की बात करते हैं, क्या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, या हम कुछ दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी भी कुछ होती है क्या, इसमें कैसे समझना चाहिए? देखिए, इसमें बेसिकली जो होता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्टेजेस क्या होते हैं ILD के। एक स्टेज के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ऐसे जैसे हमने बात करी कोई स्टेज नहीं होता, लेकिन एक स्टेज होती है जहाँ बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, जहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते पेशेंट को, जहाँ पे हमारी मेडिसिन से प्रोग्रेशन को नहीं रोक रही हैं और पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा ही रहा है। वहाँ पर बेसिकली हम लोग सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, जैसे ऑक्सीजन। पेशेंट का ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहा है तो उसके लिए हम सपोर्ट देते हैं ऑक्सीजन का, थ्रू हमारा कॉन्सेंट्रेटर हो सकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ बाईपैप मशीन्स आती हैं, उसका हम सपोर्ट दे सकते हैं ताकि CO2 रिटेंशन ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइजेज, यहाँ पे पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइजेज कराई जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कराई जाती है टू स्ट्रेंथन हिज मसल, ताकि उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर थोड़ा सा कंट्रोल हो। ये एक चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी, न्यूट्रिशन जो पेशेंट का होता है वो बहुत ज़रूरी है कि एक एडिक्वेट, एक बैलेंस डाइट पेशेंट का हो, जिसमें इसकी बॉडी मसल्स जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो रेस्पिरेटरी फेलियर के थोड़े से चांसेस थोड़े से कम रहेंगे इन पेशेंट में। जी। डॉक्टर हड्डा, क्या लंग ट्रांसप्लांट के क्या ऑप्शंस हैं, इसको कैसे समझना चाहिए, या ये समझें कि लंग ट्रांसप्लांट इस बीमारी में कब किया जाता है, कैसे इसको समझें? जी देखिए, अगर हम ये बोलें कि ILD का एकमात्र इलाज, अगर बात करें इलाज, तो वो तो लंग ट्रांसप्लांट ही है। लेकिन इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं और विस्तार में बताऊंगा। देखिए, जो ILD जो हम बात कर रहे थे ना, भी कुछ ILD हैं जो कुछ भी कर लो चाहे बढ़ते ही बढ़ते हैं, जैसे IPF है, तो उस केस में हम लंग ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन होता है। पर बाकी ILD में शुरुआत में हम नहीं बोलते कि आपको लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारे ILD हैं जिनमें बरसों लग जाते हैं, जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, और कईयों को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे IPF है, उसमें डायग्नोसिस के टाइम पे ही हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ILD में कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार अगर उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है, या इकोकार्डियोग्राफी में हम देखते हैं कि उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया है, तो इन केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद या होने से ही फ़ायदा होता है। तो इन केसेस में हमें लंग ट्रांसप्लांट की तरफ देखना चाहिए। अदरवाइज़ जो है बाकी ILDs में जब तक कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लंग ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, डॉक्टर्स के ऊपर भी
मरीज के ऊपर भी। आप अगर मैं ये बोलूँ कि लंग ट्रांसप्लांट भी एक तरह से एक बीमारी ही है, एक बीमारी को ख़त्म करके हम दूसरी बीमारी दे रहे हैं, स्पेशली पहले 1 साल के लिए, क्योंकि पहला 1 साल लंग ट्रांसप्लांट के बाद बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें डॉक्टर्स को और मरीजों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने आप का और मरीज़ का भी। तो आई थिंक जो लंग ट्रांसप्लांट बहुत ही सिलेक्टिव ग्रुप में काम आता है, सब ILD पेशेंट्स के लिए लंग ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जी जी। दूसरा ये है कि लंग ट्रांसप्लांट हम बोल तो देते हैं कि हम करेंगे, इतना ईजी नहीं है, ना ही तो लंग ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट जो फिट हो, पहली चीज़। दूसरा ये है कि लंग मिलना, कि जो लंग हमें आराम से मिल जाए। ऑर्गन डोनेशन रेट अपने कंट्री में, स्पेशली जो जिस भाग जो नॉर्थ इंडिया पार्ट है, दिल्ली में जो रह रही हैं, यहाँ के लोगों में आई थिंक जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता काफ़ी कम है ऑर्गन डोनेशन की। ऑर्गन लेने की तो सब में है, लेकिन डोनेशन का जागरूकता किसी में नहीं है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऑर्गन डोनेट कर दीजिए, तो पहला रिस्पॉन्स का ये होता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। शायद ये हमारी जो है रिलीजियस बिलीफ है कि नहीं नहीं हमें अनम्यूटिलेटेड बॉडी को जाना है, बॉडी में से कुछ ऑर्गन निकाल लिए तो शायद ये हमारे धर्म के अनुसार या हमारे जो हमारे विचार हैं उनके विपरीत है। तो अगर थोड़ा सा ये भी जागरूकता बढ़े कि हमें ऑर्गन देना होता है जिस ऑर्गन से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, तो आई थिंक ये भी एक एस्पेक्ट है या पहलू है लंग ट्रांसप्लांट के बारे में। जी निश्चित तौर पर, और ये इसको लेकर के भी जागरूकता होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, और नश्वर शरीर के साथ भी आपके जाने के बाद अगर इसका कुछ फ़ायदा दूसरे लोगों को हो सके, आप दूसरों को ज़िंदगी दे सकें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और राजेश सहगल दिल्ली से एक कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है जी। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, पूछिए। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉर्निंग में मेरी किचन में कबूतर आ जाते हैं विंडो पे, तो मैं उनको दाना डालता हूँ, पानी देता हूँ, तो वो अक्सर पॉटी भी करते हैं, तो साफ भी करता हूँ। और एक दूसरी खिड़की में अक्सर पिजन आते हैं, वो बच्चे दे देते हैं, कबूतर छोटे। 2-3 महीने से वो एक कपल कबूतर का आया और उन्होंने बच्चे भी दिए हैं। तो वो उनको देख के फिर मेरे को उनको भगाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गिर जाएंगे या बच्चे इनके मर सकते हैं। तो वो डेली आके वहाँ पे खाना खाते हैं, तो मैं देता हूँ, तो साफ भी करता हूँ। तो इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि कबूतरों से हो जाता है, तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जी डॉक्टर हड्डा जी, देखिए आपने जो ये पहलू है बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। इसको देखिए ऐसे मत लीजिए, सबको ILD नहीं होता है। बहुत सारे लोग कबूतर पालते हैं, इवन और भी पक्षी हैं जो घर में रखते हैं, सबको नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को कबूतर या किसी भी जो एक्सपोजर है पक्षियों से या पशुओं से होने के बाद में सांस की दिक्कत हो रही है, जैसे चेस्ट टाइटनेस होना या खांसी आना या बुखार होना, बॉडी में दर्द जैसा होना, तो वो हो सकता है कि आपको हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस हो रही हो उससे। तो ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना है। ऐसे नहीं है कि आपने देखा होगा ना कि देखो हज़ारों लोग तादाद में इंडिया गेट पे जाइए या गेट ऑफ इंडिया पे आप बॉम्बे में जाइए या किसी मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर आप देखेंगे तो इतने सारे लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। तो सबको नहीं होता है, ये एक सर्टन ग्रुप है। आप ये बॉडी, हम ये बोल सकते हैं कि शायद बॉडी उनकी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं उनकी बॉडी में कि उनको अगर एक्सपोजर होता है तो ही ILD होता है। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि आप कबूतर को दाना मत खिलाइए या आप घर में कोई पक्षी मत रखिए या आप साफ़ सफाई मत कीजिए। लेकिन अगर आपको एक्सपोजर से जो बर्ड्स के पास या सफाई करते हैं या बर्ड आपके घर में आते हैं और आपको कोई सांस की दिक्कत है, तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि जो आपको जो सांस की बीमारी है ये इन पक्षियों के एक्सपोजर से तो नहीं हो रही है। तो मेरा संदेश ये था, ये नहीं है कि आपको पक्षियों को दाना नहीं डालना है या जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो नहीं करना है। जी 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 जी, तो निश्चित तौर पर ये मैसेज क्लियर हो गया होगा हमारे दर्शकों को राजेश सहगल जी के सवाल के साथ, और राजेश सहगल जी को भी ज़रूर अपने जवाब मिला होगा। डॉक्टर रोहित, कुछ लोग इससे उपचार से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ILD का इलाज स्थायी है, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत कब होती है, कैसे समझें इन चीज़ों को? तो जैसा आप बताया गया है कि काफ़ी सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन कि बीमारी क्या है।
अगर मान लीजिए सूजन ज़्यादा हो रही है, सिंपल टर्म्स में बोलूँ, अगर फेफड़े में सूजन ज़्यादा हो रही है तो सूजन कम करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है। अगर पेशेंट का स्टेज ऐसा आ गया है कि सूजन तो कम है लेकिन फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर बारी हम PFT और CT स्कैन्स कर रहे हैं और उसमें वो प्रोग्रेसिव है, तो हम PF-ILDs में भी एंटी फाइब्रोटिक थेरेपी देते हैं, या UIP है तो उसमें भी हम, IPF है तो उसमें भी हम एंटी फाइब्रोटिक थेरेपी देते हैं। तो ये सब थेरेपीज़, एक तो सूजन कम है तो सूजन का अगर आपने कम कर दी तो फाइब्रोसिस भी शायद रुक जाए। फाइब्रोसिस के स्टेज पे है, प्रोग्रेसिव है, तो आप उसको थोड़ी हद तक रोक सकते हैं कि वो और प्रोग्रेस नहीं करेगा। रही बात ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, तो उसके लिए हमें पेशेंट को एक बार असेस करना होता है। उनका हाइपोक्सिया अगर हो रहा है, इट मीन्स कि बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो एक तो सिंपल है, हम ऑक्सीजन मॉनिटर से, जो सैचुरेशन प्रोब्स आजकल हर किसी के पास होते हैं, कई लोग उसी से ही बता देते हैं कि सैचुरेशन लेवल 90 के नीचे जा रहा है या 80 या 92 के नीचे जा रहा है, तो एक वो हुआ। फिर हम एक आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं जिसमें हम आर्टरी से एक ब्लड सैंपल लेके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। मान लीजिए वो कम आ रही है, 55 से कम है, तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है कि वो 55 to 60 है और पेशेंट को हार्ट पे लोड पड़ रहा है या हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, तब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे लक्षण है, ये दिखाते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी बहुत टाइम से हो रही है और ऐसे में फेफड़ा इतना कमज़ोर है कि वो शरीर को ऑक्सीजन रेस्टिंग स्टेज पे, जब पेशेंट बैठा हुआ है उसको भी, उसको जितना ऑक्सीजन डिमांड है वो उसका सप्लाई नहीं मीट कर पा रही। तो ऐसे दौरान पेशेंट को, जब पेशेंट इस स्टेज में आ जाए तो उनको ऑक्सीजन दिया जा सकता है। जी 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 जी। डॉक्टर शिप्रा, जब हम इसके इलाज की और दूसरी बातें करते हैं तो प्रिवेंशन की भी बात लगातार लोग पूछ रहे हैं कि प्रिवेंशन के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, क्या सुझाव देंगे, क्योंकि कई बार कारणों का तो पता नहीं चलता लेकिन उसके बावजूद प्रिवेंशन ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो है स्मोकिंग सेसेशन, मतलब आप बीड़ी सिगरेट जो भी पी रहे हैं उसका रोक करिए, बिल्कुल उसको रोक दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पोल्यूशन वगैरह हो गया कई कारणों से, तो उसके अंदर भी थोड़े ILD के चांसेस रहते हैं, तो पोल्यूशन में मरीज़ थोड़ा कोशिश करे कि बाहर ना निकले, पोल्यूशन को अवॉइड करे। तीसरी चीज़ होगी, जैसे अभी हमने ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ की बात करी, जैसे सिलिकोसिस हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, तो इसमें जो भी वर्कर है उसको जब भी अपना वो काम कर रहा है तो N95 मास्क पहन के या एटलीस्ट मुंह बांध करके, कपड़ा वगैरह कुछ बांध करके काम करे, क्योंकि जॉब चेंज करना तो थोड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। तो ये कर सकते हैं कि, या फिर जैसे टाइल कटिंग कर रहा है तो उसको गीली करके टाइल को काटे, ऐसे ड्राई टाइल को ना काटे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डस्ट उठती है, उसको इनहेल करेगा। और कुछ होती है फ्यूम्स वगैरह की वजह से, जैसे केमिकल्स वगैरह के, उस केमिकल को अवॉइड करें जिससे भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। और प्रिवेंशन के लिए बेसिकली यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और जैसे CT ILD हुए पेशेंट्स को, तो उसमें ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले ताकि लंग तक उसकी डिजीज़ प्रोग्रेस ना करे। यही कुछ चीज़ें हैं प्रोग्रेशन को रोकने के, प्रिवेंशन है जो। जी, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से आपने बताया कि धूम्रपान जो करने वाले हैं वो सजग हो जाएं, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कारक हो सकता है, तो ऐसे में धूम्रपान से निश्चित तौर पर बचें। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ILD पर जो हमारी चर्चा है वो जारी रहेगी। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी ILD के बारे में, और जिसको कहते हैं कि जागरूकता और जानकारी ही बचाव है। और ऐसे में
हम इस विषय पर बार बार बात कर रहे हैं और लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इसका इलाज क्या हो सकता है, प्रबंधन क्या हो सकता है। तो ये सारे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। और अभी जो अभी ताज़ा बात जो सबसे पहले निकल कर आई है इस चर्चा के दौरान कि धूम्रपान से निश्चित तौर पर बचें, क्योंकि बहुत सारे कारक इस बीमारी के पता नहीं होते, बावजूद इसके धूम्रपान कम से कम एक ऐसा कारक है जो इस बीमारी को एग्रीगेट कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है या उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान डॉक्टर विजय हड्डा, डॉक्टर रोहित कुमार और डॉक्टर शिप्रा आनंद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और जब हम इसके प्रिवेंशंस की बात करते हैं, कुछ नई थेरेपीज़ क्या इसमें आई हैं, किस तरह से इसके इलाज में या नई मेडिकेशंस के बारे में भी कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो एक प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जिन लोगों को अभी आईएलडी नहीं है और जिनको आईएलडी हो गया है या कोई और बीमारी है जिसमें आईएलडी होने के चांस होते हैं जी। तो जिन लोगों में आईएलडी नहीं है उनमें स्मोकिंग सिचुएशन नंबर 1 है। ये तो मैं कहूँगा कि सारी बीमारियों की जड़ स्मोकिंग ही है। आप स्मोकिंग बंद कर देंगे तो हज़ारों बीमारियों से आप बच सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे एक्सपोजर है, तो सारे आई थिंक ये जो इंडस्ट्रीज़ के लिए मैसेज है कि सब इंडस्ट्रीज़ को पता होता है कि हमारी जो वर्कर हैं उनमें कौन से लंग डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अपने वर्कर्स को सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स दें, वो चाहे उनको लंग्स की बीमारी को बचने के लिए जो रेस्पिरेटर होते हैं जी वो दें, या N95 मास्क दें, या जो क्वालिटी कंट्रोल होते हैं उनको फॉलो करें। फिर तीसरा जो है, जो हम गठिया बाव संबंधित बीमारियां जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज बोलते हैं, उन वाली बीमारियों के जो पेशेंट हैं वो अपना इलाज प्रॉपरली लें। और जो उनके डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए संदेश ये है कि वो टाइमली जो एक इंटरवल पे उनको चेक करते रहें कि इनको कोई आईएलडी डेवलप तो नहीं हो रहा है जी। फिर दूसरा ये है कि जिनको आईएलडी अगर हो गया है तो उनमें हम ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से उनका प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं जी। तो उसमें मैं आईएलडी के ट्रीटमेंट की बाद में बात करूंगा, पहले प्रिवेंशन बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनको इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगवाना। वैक्सीन लगवाने से ये होता है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन, क्योंकि जब भी होता है तो ऑलरेडी उनके लंग्स कमज़ोर होते हैं या कैपेसिटी कम होती है, अगर उनको निमोनिया हो गया तो मौत के चांस, या अगर वो उससे बच गए तो आगे लंग फाइब्रोसिस बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। और फिर हम ये भी कहेंगे कि जो अपनी दवाइयाँ जो भी बता रखे हैं डॉक्टर ने, उनको आप रेगुलर बेसिस पे लें। हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका इफेक्ट आता है, और इतना आता है कि आप उसको ईजिली काफ़ी सालों तक डिले कर सकते हैं। तो ये मेरा संदेश है कि जिन लोगों को नहीं है वो धूम्रपान ना करें, और जिन चीज़ों से आईएलडी जैसे हम बात कर रहे हैं उनमें बचें। इंडस्ट्रीज वाले लोग प्लीज़ सारे के सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करें, और जिनको गठिया बाव या कोई दवाइयाँ चल रही हैं जिस पे लंग में फाइब्रोसिस हो सकती है, वो बार बार लंग्स को चेक करते रहें कि उसका इफेक्ट लंग्स के ऊपर तो नहीं आ रहा है जी जी, निश्चित तौर पर। और डॉक्टर रोहित, जब हम एडवांस्ड मेडिकेशन की या एडवांस स्टडीज़ की, रिसर्च की बात करते हैं, तो क्या हमारे देश में, इंडिया में और दुनिया में क्या अलग अलग तरह के आईएलडीज़ हैं? इसको कैसे समझना चाहिए? भारत में जो इसका प्रसार है वो कैसा है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में? हमारे देश में भी सारे हमें अपनी प्रैक्टिस में हमने सारे आईएलडीज़ देख रखे हैं। इनफैक्ट एम्स में और सफदरजंग में हमारे एक आईएलडी रजिस्ट्री भी है, उसमें भी हमने उसका जो डेटा है उसमें ये दिखता है कि सारे टाइप्स ऑफ आईएलडीज़ इंडिया में मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में नहीं है। कुछ रीजनल वेरिएशंस होते हैं, कुछ सेंटर्स में एक तरीके का आईएलडी ज़्यादा मिला, कुछों में एक तरीके का आईएलडी कम मिला, बट मोर और लेस इंडिया में अगर आप पूरे इंडिया का डेटा देखेंगे आपको सारे आईएलडीज़ मिलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ आईएलडी, तो वो टाइप ऑफ आईएलडी जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है जी। टाइप ऑफ आईएलडी की किस तरह के है और उस हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे है, ये फिर उसके हिसाब से पता चलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं जी। एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर शिप्रा कि क्या तनाव और आईएलडी का कोई संबंध हो सकता है, और क्या इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या व्यायाम या योग और ध्यान
इनका भी कुछ असर हो सकता है ILD के जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो? इसका रोल हो सकता है क्योंकि ILD के पेशेंट आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी को सांस फूल रही है, पूरे टाइम सांस फूल रही है, उसका बाथरूम तक जाना मुश्किल है, पेशेंट उठ के कोई अपना काम नहीं, अपने डेली रूटीन का काम नहीं कर सकता, तो ऐसा मरीज़ की मेंटल सिचुएशन क्या होगी, मेंटल हेल्थ कैसी होगी। तो ऐसे मरीज़ों को बेसिकली जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली सपोर्ट, साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जो उनके अंदर इस बीमारी की वजह से डिप्रेशन के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बीमारी क्रॉनिक है, मतलब लंबे समय तक चलती हो। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो होती हैं ILD लाइलाज एक तरह से होती हैं, उनका प्रोग्रेशन होता ही है, तो ऐसे में मरीज़ को पता होता है कि अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट है वो डेथ है। तो पेशेंट को उसके लिए थोड़ा सा साइकेट्रिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और योगा मेडिटेशन से जैसे आध्यात्मिक, तो उससे पेशेंट को एक आध्यात्मिक सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो फोकस कर पाए और अपनी लाइफ के बारे में आगे सोच पाए कि ठीक है जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है और जस्ट प्रे कर सकता है भगवान से कि ठीक है जो हो रहा है होगा और जो होगा अच्छा होगा। तो इसलिए साइकेट्रिक सपोर्ट और योग एक्सरसाइज का शायद जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, योग ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए पेशेंट को, वो कर सकते हैं मसल्स वगैरह स्ट्रेंथन करने के लिए। जो उनकी मांसपेशियां हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, और इनफैक्ट बॉडी की जो मसल्स, जैसे हमने पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करा, तो वहाँ पर स्ट्रेंथन होगी और पेशेंट के जो सिम्टम होंगे थोड़े से कम होंगे, थोड़े उनको जो ये सिम्टम परसीव करता है पेशेंट, तो वो थोड़ा कम हो सकता है इन सब चीज़ों से। जी 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 डॉक्टर रोहित, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर विजय हड्डा, क्या कुछ इसके वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ इस पर काम चल रहा है? जब हम एडवांस स्टडीज़ की रिसर्च की बात करते हैं, क्या इसके लिए ये संभव है? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है? जी देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा जो डॉक्टर सिप्रा भी बोल रहे थे कि जो ILD का जो पेशेंट है ना, उसमें ILD एक पार्ट है जिसको हम टारगेट करते हैं। दूसरा जो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो जो उनका जो आम तौर पे जो जिंदगी है वो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है दरअसल, कि उसके साथ में जीवन कैसे हो, जी वो कैसे, उनका जीवन कैसा है। तो उनको जीवन कैसा, उसको अच्छा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ डॉक्टर साहब ने बताया कि आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर, जो भी होते हैं। पर एक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम टारगेट करते हैं एक्सरसाइज, उसके अलावा उनकी जो मानसिकता होती है, जो साइकेट्रिक सपोर्ट वो भी देते हैं, उसके अलावा उनका न्यूट्रिशन सपोर्ट वो भी जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का पार्ट है एक्सरसाइज के अलावा, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम ILD को टारगेट कर रहे हैं जी। और बहुत सारे पेशेंट जो हम लोगों में, जो हमारे ILD क्लिनिक है, काफ़ी बिजी क्लिनिक है, उसमें आते हैं पेशेंट, पहली बार में उनको समझाना कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मानते नहीं हैं। लेकिन जो लोग एक बार उसमें चले गए, उसके बाद 3-4 वीक के बाद जब वापस आते हैं, तो हम उनके चेहरे को देख लेते हैं कि उनकी जो खुशी है वो अलग ही होती है। और बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन चाहिए हमें। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका जी, उनका जो, क्योंकि उनके थोड़ी स्ट्रेंथ आती है तो वो चल सकते हैं, नहीं तो पहले उनको बाथरूम जाने में भी सांस फूल रहा होता है, लेकिन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के बाद वो इजीली अपना डे टू डे केयर कर सकते हैं। जी जी जी। उसी का जो आगे वाला जो पार्ट था वैक्सीनेशन, देखिए वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि जो ILD को रोक देगा, ऐसा कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बना है। वैक्सीनेशन ऐसे वाले हैं जो किसी भी मरीज को कोई सांस की बीमारी है तो उसको हम निमोनिया रोकने के लिए वैक्सीन देते हैं, और कुछ वायरल निमोनिया होता है, कुछ बैक्टीरियल निमोनिया होते हैं। जैसे सब लोगों ने सुना होगा स्वाइन फ्लू, जो सबकी जुबान पे होता है कि भाई इसको तो H1N1 हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया, वो एक सीरियस बीमारी होती है, स्पेशली जिनको लंग डिजीज़ हो। और ILD एक ऐसी बीमारी है, अगर उनको स्वाइन फ्लू हो जाए तो काफ़ी सीरियस हो सकता है। ऑलरेडी उनमें ऑक्सीजन को जो सप्लाई करने की ब्लड में कैपेसिटी कम होती है, उससे उसको निमोनिया हो जाए तो ज़्यादातर लोग ICU में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाना पड़ सकता है, और बहुत सारे लोग इस बीमारी को बाहर भी नहीं आ पाते, अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम सारे मरीजों को एक तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो बैक्टीरियल निमोनिया को प्रिवेंट करती है, और एक फ्लू वैक्सीन जो सबको देते हैं।
निमोकोकल वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को एक ही बार देनी पड़ती है, कुछ लोगों में हम 5 साल के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। जो फ्लू वाला वैक्सीन है हमें हर साल देना होता है जी। उसको दो टाइम है जब दे सकते हैं। एक जो हम सर्दी से जस्ट पहले देते हैं जैसे अक्टूबर नवंबर में, और एक दूसरा होता है अप्रैल मई के आसपास जी। तो जो जिन लोगों ने अप्रैल मई के आसपास शुरू किया है वो हर साल उसी सीजन में लगवाएं, जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर में शुरू किया तो हर साल उसी साइकिल में लगवाएं। तो ये आई थिंक अगर ये हम करेंगे तो वैक्सीनेशन का जो बेस्ट आउटकम है ये हम निकाल सकते हैं। फिर एक ऑफ लेट अभी एक हर्पीज का वैक्सीन भी इंक्लूड किया है गाइडलाइंस में कि हर्पीज वैक्सीनेशन भी लगवाना चाहिए जी। तो हम अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी से वन लाइनर संदेश चाहेंगे कि आप लोग दें, और डॉक्टर रोहित आपसे शुरू करें। क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना? मेरा बस यही संदेश है कि मान लीजिए अगर आपको कोई सांस की दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करिए। मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी जैसे अस्थमा सोचा भी है और उसका इलाज के बावजूद भी आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो आपको ILD के लिए अपना चेकअप शुरू करवाने का सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विजय जी, देखिए मेरा एक ही संदेश है, ILD का डायग्नोस बन गया तो प्लीज़ घबराइए नहीं। सारे ILD खतरनाक नहीं होते हैं, बहुत सारे ILD का बहुत अच्छा इलाज है। आप अपने डॉक्टर से लगातार दिखाते रहिए और काफ़ी हद तक इस बीमारी को हम बहुत सारे मरीजों में रोक पाते हैं जी। डॉक्टर शिप्रा? सबसे पहले मेरा ये मैसेज रहेगा जनता के लिए कि स्मोकिंग सजेशन करिए। स्मोकिंग बिल्कुल, धूम्रपान बिल्कुल रोकथाम करिए इसका, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण, मुख्य कारण है। अगर किसी को भी खांसी हो रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा तो अपने डॉक्टर के जाके परामर्श आवश्यक लें जी, निश्चित तौर पर। तो ILD से के रोकथाम के लिए, बचाव के लिए और इलाज उसका कैसे होता है, निश्चित तौर पर आज जो ये चर्चा हुई है ये आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय हड्डा, डॉक्टर रोहित कुमार और डॉक्टर शिप्रा आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष चर्चा में। और दर्शकों, टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड से निश्चित तौर पर आप ज़रूर लाभान्वित होंगे और आप इस ILD के विषय में ज़रूर आपको जागरूकता मिली होगी। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।